हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 12, दैट इज एटम्स। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मॉडल हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल, दैट इज प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि आप लोगों ने वाटरमेलन तो देखा होगा। ठीक है, एक वाटरमेलन कैसा होता है, ऐसा रेड कलर का शेप होता है, राइट? कुछ इस तरह से। अरे ये हमारा वाटरमेलन। ठीक है, तो क्या होता है, ये अंदर जो है, अंदर कंप्लीटली ऐसे रेड होता है। ये क्या है, कंप्लीटली रेड होता है। हाँ, कंप्लीटली रेड होता है। और बीच बीच में जो है इसके पास सीड्स होते हैं, राइट? बीच बीच में सीड्स होते हैं। ओके, तो थॉमसन मॉडल में क्या कहा है कि ये जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है, रेड पार्ट क्या है, रेड पार्ट जो है कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वॉल्यूम, राइट? हाँ, तो वो जो रेड पार्ट है दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव चार्ज। द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, पूरे वॉल्यूम में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो सीड्स है वो जो है इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो सीड्स की तरह एम्बेडेड है, मतलब उसमें चिपके हुए हैं। किसकी, कौन? इलेक्ट्रॉन। द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट लाइक सीड्स इन दी वाटरमेलन और लाइक प्लम इन दी पुडिंग। ठीक है, समझे? एक पुडिंग जब बनाएंगे तो प्लम्स जो क्रिएट होंगे उसकी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक मॉडल में। या तो वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, वो जो है किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन का। और जो कंप्लीट रेड एंटायर पार्ट होता है वो किसका काम करेगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज का काम करेगा। बट ये जो था कंप्लीटली गलत हो गया। तो यही ड्रॉबैक इसका क्या था, इट डिड नॉट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस है नहीं है उसके बारे में बता नहीं पाए थे। ठीक है, तो इस वजह से ये मॉडल को जो है वो खारिज कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, डिसअप्रूव कर दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट आया रुदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको गीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो अब इसमें हुआ क्या, इसमें हमारे पास देखो दो लेड के इलेक्ट्रोड्स रखे हुए थे। क्यों रखे हुए थे? क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल था। यहाँ पे क्या था, एक अल्फा पार्टिकल। ये हमारे पास था एक अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल को यहां से भेजना था। अब उसके लिए इतनी ही जगह होनी चाहिए कि वो एक रे बन के जाए। ठीक है, तो इसलिए दोनों तरफ से हम लोगों ने लेड के इलेक्ट्रोड्स को रख दिया। तो बीच में से जब अल्फा पार्टिकल इधर से इधर पास होगा तो यहां पे हम लोगों ने रखी एक गोल्ड फॉइल। क्या रखी? एक गोल्ड फॉइल, जिसकी थिकनेस थी 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁸ मीटर, मतलब माइक्रोमीटर से नैनोमीटर की तरफ उतनी थिकनेस, मतलब बहुत पतली गोल्ड फॉइल हमने रख दी। तो अब क्या हुआ, गोल्ड फॉइल ही क्यों रखी वो आगे देखेंगे। तो जैसे ही गोल्ड फॉइल रखी, अब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल जो है जाके इस गोल्ड फॉइल से टकराया। टकराने के बाद हमें तीन ऑब्जर्वेशन मिली। क्या क्या? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी कि जैसे अल्फा पार्टिकल टकराएगा वो अनडिवाइडेड, मोस्ट बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो अनडिवाइडेड पास हो गए, मतलब स्ट्रेट लाइन में अनडिवाइडेड बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, अनडिवाइडेड पास हो गए। और थोड़े से वो जो है कुछ डिविएशन थीटा पे पास हुए, मतलब मान लो कि 95 to 96% जो है अनडिवाइडेड पास हो गए, 2 to 3% जो है वो थोड़ा सा डिवेट हो गया। और 1 in 8,000, 8,000 अल्फा पार्टिकल्स, 8,000 रेज में से एक रे जो है वो रिट्रेस बैक करके, मतलब ऐसे जाके हिट होके वापस आ गए। ठीक है, तो ये तीन ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखी। तो क्या थे, देखते हैं। सबसे पहले a fine beam of alpha particle, a fine beam of alpha particle is made to incident on a very thin gold foil of thickness 10⁻8 to 10⁻6 मीटर, मतलब बहुत पतली। a detector which is photographic plate is placed behind a gold foil to detect the scattered alpha particle, मतलब यहाँ पे एक प्लेट लगाएंगे जो कि जिंक सल्फाइड से बनी होगी। किससे? जिंक सल्फाइड से बनी होगी। तो वहां पे हमें पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल जो है अनडिवाइडेड जा रहे हैं या कुछ एंगल पे जा रहे हैं या रिट्रेस बैक कर रहे हैं, वो पता चल रहा है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं, तीन थी। सबसे पहले, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बहुत सारे जो है वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। ओनली अबाउट 0.14%, 0.14% बहुत कम, राइट? हाँ, ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड बाय मोर देन 1 डिग्री, मतलब कुछ एंगल पे चले गए। कितने?
0.1% के आसपास, मतलब 1% भी नहीं, 0.1%। ओके, अबाउट 1 in 8,000, 8,000 में से एक जो है डिफ्लेक्टेड मोर देन 90 डिग्रीज, ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा 8,000 में से एक, एंड वेरी फ्यू रिट्रेस इट्स पाथ, बहुत कम जो है रिट्रेस कर रहे थे पाथ को, ठीक है। तो 3 ऑब्जर्वेशन, सबसे पहला मोस्ट अनडिफ्लेक्टेड, उसके बाद 0.14% मोर देन 1%, 1 डिग्री, और 1 in 8,000 मोर देन 90 डिग्री, और अगर उससे भी ज्यादा मतलब रिट्रेस बैक करना है तो बहुत बहुत ही कम, मतलब मान लेते हैं कि 1 in 20,000, 1 in 50,000, वैसे, ठीक है, वैसे जो है वो रिट्रेस बैक कर रहे थे। तो ये 3 हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन की। अच्छा, अब देखते हैं कि रीजन क्या था गोल्ड फॉइल को यूज करने का। सबसे पहला रीजन जो है, इट इज मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या है, इसको जिस शेप में चाहो उस शेप में आप बहुत इजीली ये कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं, राइट, उसको हम लोग कहते हैं मैलिएबल। एंड द न्यूक्लियस इज वेरी हैवी एंड कैन प्रोड्यूस लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर न्यूक्लियस है, देखो अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड, और हमें पता है कि न्यूक्लियस भी जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। पहले पता नहीं था, बट वही कंक्लूजन पे आने के लिए ये कर रहे थे, ठीक है। न्यूक्लियस का सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, कि कोई एक पॉजिटिवली चार्ज्ड चीज है जहां पे अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है या तो रिट्रेस बैक यानी रिपल कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूक्लियस हैवी होने की वजह से उसके नजदीक भी जाएंगे तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। हाँ, तो इस वजह से रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस टू बी अबाउट 10⁻15 to 10⁻14 मीटर, इतना न्यूक्लियस का साइज है, तो उसके नजदीक भी अगर जाएंगे तो लार्ज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए हम लोगों ने गोल्ड फॉइल को यूज किया था, ठीक है। अच्छा, अब रुदरफोर्ड के मॉडल को समझते हैं। वो तो 3 ऑब्जर्वेशन हुए, राइट, ये 3 ऑब्जर्वेशन हुए कि इसको होने पर क्या हुआ। अब उन्होंने कुछ मॉडल दिया था कि एक्चुअल में है क्या एटम के अंदर, इससे उन्होंने कंक्लूजन किया। तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या था, वो था कि एन एटम इज इमेजिन टू बी अ स्फेरिकल इन शेप। एटम क्या है, एक स्फीयर शेप का है, सच दैट द टोटल पॉजिटिव चार्ज नियरली द होल मास कंसंट्रेटेड एट द कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब ऐसा है कि जो एटम है वो स्फेरिकल नेचर का, ठीक है, और उसका जो टोटल मास है, हम जैसे सेंटर ऑफ मास अज्यूम कर सकते हैं, राइट। सेंटर ऑफ मास क्या था, अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ अ बॉडी इज कंसिडर्ड, राइट। वहां पे हम लोग समझते थे कि वहां पे पूरा मास कंसंट्रेटेड है, वैसे ही एटम का पूरा मास एक जगह पे कंसंट्रेट होगा जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जो है कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस सर्कुलर ऑर्बिट्स सो दैट द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, देखो अब क्या था, कहीं इधर सेंटर पे, कहीं इधर सेंटर पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में क्या है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब रिवॉल्व कैसे हो सकते हैं, रिवॉल्व होने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत है। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा जिसको हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा, तो वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी नथिंग बट गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन बैलेंस करेगा उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस करेगा। अच्छा, अब अगर ऐसा होता तो इसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी है। चलो, कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ बुरी चीजें भी होगी सब में, ठीक है। तो देखते हैं, और हमें वो अपनानी चाहिए, राइट। हाँ, तो देखते हैं। थर्ड थर्ड पोस्टुलेट क्या था, द टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल इन एटम सो दैट द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम को न्यूट्रल कब कहते हैं, कि जो उनमें पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा दोनों बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो उस एटम को हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहेंगे। तो ऐसा इन्होंने 3 पोस्टुलेट दिए थे। सबसे पहला क्या था, एटम जो है स्फेरिकल नेचर का है। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रॉन जो है और एटम स्फेरिकल नेचर का है, और न्यूक्लियस जो है वो कहाँ है, एक कोर पे, सेंटर पे नहीं, कहीं भी एक कोर पे है जहां पे पूरा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत थी वो कौन दे रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड वाला क्या दिया इन लोगों ने पोस्टुलेट, कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों जो है वो सेम है, मतलब इक्वल है, जिसकी वजह से जो एटम है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा, अब ड्रॉबैक्स क्या है, अब ड्रॉबैक्स ये है कि इट फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी
बताना भूल गए, कैसे, क्यों। तो अब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एटम जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के हिसाब से मूव कर रहा है, तो क्या होगा, एटम की उस ऑर्बिट में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो एटम का काम ही ये है, इलेक्ट्रॉन का काम ही, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का काम ही ये है कि एनर्जी रेडिएट करते हैं, राइट। तो देखो, रदरफोर्ड मॉडल सजेस्टेड दैट द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। हाँ ये पता है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स एन एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगा, राइट। हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में पढ़ा है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा तो उसकी एनर्जी लूज होगी, तो वो नजदीक आएगा, राइट। अब मान लो कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक ऑर्बिट ये और ये, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो एनर्जी कम होगी तो लोअर ऑर्बिट पे आएगा, और एनर्जी कम होगी तो और लोअर ऑर्बिट पे, और एनर्जी कम होगी तो शायद वो हो सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर मिल जाए, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। यूजुअली यही होता है कि अगर कोई भी चीज फिक्स ना हो, अगर एक एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है तो वो एमिट करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड इवेंचुअली स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। हो सकता है कि वहां अंदर आ जाए, बट ऐसा नहीं होता। तो ये समझाना छूट गया उनका कि ये क्यों नहीं होता, वो बता नहीं पाए थे, विच मेक्स एटम अनस्टेबल। अगर वैसा हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर ही आ गया तो न्यूक्लियस को अलग से रखने की जरूरत ही क्या है, राइट। एक एटम में न्यूक्लियस को सेंटर में रहने की जरूरत क्या है और इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में रहने की जरूरत क्या है, कि अल्टीमेटली जो है वो वापस आके न्यूक्लियस में ही गिर रहा है, तो अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। हाँ, ये वो समझा नहीं पाए थे, सिंस रदरफोर्ड मॉडल कुडंट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स डोंट कोलैप्स, ऐसा क्यों नहीं होता। इट वाज रिप्लेस्ड बाय द न्यूअर मॉडल्स दैट वर बेटर डिस्क्राइब द एटॉमिक बिहेवियर। अब न्यूअर मॉडल कौन सा था, बोहर अंकल का। चलो देखते हैं, इससे पहले हम लोग अल्फा पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी देख लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल में होता क्या है। सबसे पहले अब अल्फा पार्टिकल की जो ट्रैजेक्टरी है, ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ, वो डिपेंड करता है इंपैक्ट पैरामीटर पर। किस पे, इंपैक्ट पैरामीटर। अब इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, मान लो ये न्यूक्लियस है, मान लेता हूं क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस से यहां पे मैं एक अल्फा पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी देके भेज रहा हूं, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस पार्टिकल का, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर बी, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा पाथ डिसाइड होगा। अगर मान लो कि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो क्या होगा, कम डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, राइट। वो उसका चार्ज जो है रिपेल नहीं करेगा। बहुत ज्यादा डिस्टेंस अगर हो गया तो बहुत कम डिफ्लेक्शन होगा, मतलब अनडिफ्लेक्टेड पास हो सकता है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा हो गया तो अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाए, अगर थोड़ा सा नजदीक है तो डिफ्लेक्ट होगा कुछ एंगल से। अगर मान लो कि न्यूक्लियस की लाइन में है तो रिट्रेस बैक हो जाएगा, राइट। हाँ, रिपेल हो जाएगा। तो यही देखते हैं, द ट्रैजेक्टरी ट्रेस्ड बाय एन अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द इंपैक्ट पैरामीटर बी of the collision. The impact parameter is the perpendicular distance of the initial velocity vector of the alpha particle from the center of nucleus. वही देखा हम लोगों ने कि न्यूक्लियस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। एन अल्फा पार्टिकल क्लोज टू द न्यूक्लियस, दैट इज स्मॉल इंपैक्ट पैरामीटर, सफर्स लार्ज स्कैटरिंग, मतलब जितना नजदीक होगी उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगी। हाँ, ये देखा मैंने कहा आपको। इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन, मतलब एक ही लाइन में होना, मतलब हेड ऑन कोलिजन, इसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन, ऐसे ऐसे, दिस इज नथिंग बट हेड ऑन कोलिजन, सेम लाइन में आके कोलाइड करना, ठीक है। इंपैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम एंड अल्फा पार्टिकल रीबाउंड्स बैक, तब जो है वो वापस से रीबाउंड हो जाएंगे। नेक्स्ट, फॉर अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर, द अल्फा पार्टिकल गोज नियरली अनडिविडेड, दैट हैज small deflection, that is nothing but theta is equal to 0 degree or 0.1 degree, anything undeflected पास हो सकते हैं। जितना ज्यादा इंपैक्ट पैरामीटर उतना कम हमारा डिफ्लेक्शन होगा, इजी। तो इससे हम लोग ट्रेजेक्टरी डिसाइड करते हैं कि जितनी दूर होगा उतना अनडिफ्लेक्टेड, जितनी नजदीक होगा उतना डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। नेक्स्ट, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब मान लो कि अब कितना डिस्टेंस है, जब इसके नजदीक जाएगा तो कितना डिस्टेंस है क्लोजेस्ट अप्रोच का, तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग। इनिशियली उसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारी, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, के Q1 Q2, राइट। Q1 कितना है, ZE, ZE किसका चार्ज है, न्यूक्लियस का, इनटू E इलेक्ट्रॉन का, डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग, सॉरी R स्क्वायर नहीं, R आएगा, ठीक है। ये R जो है दैट इज नथिंग बट R नॉट जो है दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच,
क्लोजेस्ट अप्रोच। डन। तो इस तरह से हम लोग आर नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको इधर भेजो, इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिकम्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स की। ये हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल में देखा ही, देख लो क्या है। क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल एन एटम इज इन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल स्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ अ वेरी स्मॉल मैसिव पॉजिटिवली चार्ज nucleus at the center surrounded by the electrons revolving in dynamically stable orbits। इन लोगों ने देख रखा है, तो सिंपली रीडिंग कर लेते हैं। The electrostatic force of attraction between the revolving electrons and the nucleus provides the requisite centripetal force of attraction। मतलब जितना centripetal force चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? Electrostatic force of attraction to keep them in their orbits। उनको ऑर्बिट्स में रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स है। तो इसके जो भी डेरिवेशंस है हम लोग आगे पढ़ेंगे जब बोहर मॉडल अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि अभी आने वाला है बोहर एटॉमिक मॉडल। अब ये क्या है देखते हैं कि सबसे पहले अगर देखो तो बोहर के जो पोस्टुलेट्स है, पहले दो पोस्टुलेट्स सेम एज रदरफोर्ड है। ठीक है, सेम एज रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे सेकंड पोस्टुलेट के बाद। सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, राइट, वही अब ये कर रहा था। तो उसके बाद वो होने के बाद क्या हो रहा था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट तो कर रहा है, वो आगे आके अंदर कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा, यही समझा नहीं पाते। ये बोहर मॉडल में समझाया गया। तो पहले दो पॉइंट जो है सेम है। एन एटम इज अज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल विद द कोर ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस containing the entire positive charge and nearly the whole mass of atom। सेम है, हाँ सेम। An electron of an atom revolves around the nucleus along circular orbits। The necessary centripetal force required for orbital motion is supplied by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। दोनों सेम है, राइट, हाँ सेम है। अब इन्होंने एक पॉइंट एक्स्ट्रा क्या कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहना है तो उस ऑर्बिट का कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है। पर्टिकुलर ऑर्बिट का क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है, राइट। जैसे कि हमें यहाँ रहना है तो हमारी मर्जी चलती है वैसे, तो उस हिसाब से कोई भी एक ऑर्बिट का वहां का मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास उतना एंगुलर मोमेंटम है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा, अगर नहीं है तो आगे चला जाए, सिंपल। तो क्या है? एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट in which its angular momentum is equal to an integral multiple of h by 2 pi। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n से मल्टीप्लाई कर लिए, मतलब 1h by 2 pi, 2h by 2 pi, 3h by 2 pi, 4h by 2 pi, ऐसे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। दिस इज नोन एज बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल। तो यहां से अगर देखें तो mvr इज व्हाट? mvr इज नथिंग बट l। l क्या है? l इज एंगुलर मोमेंटम। l इज इक्वल टू mvr, दैट इज नथिंग बट nh by 2 pi के बराबर होगा, जहां पे n विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब इंटीजर के फॉर्म में होगा। ठीक है, mvr इज इक्वल टू nh by 2 pi के बराबर होगा। ठीक है, ये बोहर ने समझाया कि अगर उतना एंगुलर मोमेंटम है तो इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे रिवॉल्व कर सकता है। डन। तो इसीलिए वो आके अंदर की तरफ कोलैप्स नहीं हो जाता न्यूक्लियस में। और एक पोस्टुलेट दिया बोहर ने। बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन माइट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिंग ऑर्बिट टू अनदर लोअर एनर्जी। कर सकता है, ये हायर एनर्जी है तो लोअर एनर्जी में जा सकता है, एनर्जी रेडिएट करके, हाँ जा सकता है। व्हेन इट डज सो, अगर हुआ तो क्या होगा? जैसे एनर्जी रेडिएट होगी वहां से फोटोन निकलेगा, उसका कुछ वेवलेंथ होगा, राइट, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ए फोटोन इज इमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल स्टेट। मतलब मान लो कि ये ऑर्बिट में था, यहाँ की कुछ एनर्जी थी ई आई, ई इनिशियल, यहाँ आया तो यहाँ की एनर्जी ई फाइनल होगी। तो जब यहां से यहां वो जंप करेगा तो उसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दीज एनर्जी, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब इस एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं h न्यू, राइट, फ्रॉम इस चैप्टर से हम लोगों ने पढ़ा था डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, h न्यू या hc बाई लैम्डा लिख सकते हैं, तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो इस तरह से हम लोग एनर्जी ऑफ दैट फोटोन निकाल सकते हैं। मतलब जो फोटोन एमिट होगा जब इलेक्ट्रॉन वहां से वहां ये करेगा, राइट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वहां से एक फोटोन की एनर्जी जो निकलेगी हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसकी फ्रीक्वेंसी पूछे या उसका वेवलेंथ पूछे, हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो h विल बी इक्वल टू ई इनिशियल माइनस फाइनल और एनीथिंग जहां से जाएगा, ये फाइनल मान लिया हूं तो फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंस वेयर ई इनिशियल एंड फाइनल एनर्जीज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स एंड
ई इनिशियल इज ग्रेटर देन ई फाइनल, तो क्या आएगा, अगर ई इनिशियल ग्रेटर है तो उल्टा हो जाएगा, तो इसका मॉड लगा देता हूं, ठीक है, ई इनिशियल विल बी ग्रेटर देन ई फाइनल, तो ई इनिशियल माइनस फाइनल, डन, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा से कम की तरफ आ रहा है, तो इनिशियल पहले आएगा राइट, बाद में फाइनल आएगा, डन। अब देखते हैं रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट क्या होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक ऐसा एटम, इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस, राइट। अब न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, न्यूक्लियस चार्ज है Ze, क्यों, क्योंकि Z नंबर ऑफ, देखो न्यूक्लियस में सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस E, और कितने प्रोटॉन्स होते हैं, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, Z मतलब एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने प्रोटॉन्स होंगे, हाँ, तो Z इंटू E कर लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। अच्छा, अब बाहर कौन होता है, बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के बीच में लग रहा होता है कौन सा फोर्स, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो कौन बैलेंस करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके डन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv स्क्वायर बाई आर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो जब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा तो यहां से बचेगा हमारे पास mv स्क्वायर, ये आर इधर भेज दूंगा, इज इक्वल टू ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बोहर क्वांटाइजेशन रूल की, यूजिंग बोहर क्वांटाइजेशन रूल, व्हाट इज बोहर क्वांटाइजेशन रूल, mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, क्योंकि यूज होने वाला है वो इक्वेशन मैं पहले लिख ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन आप लोगों को नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन याद रखनी है जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर स्क्वायर कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगी इक्वेशन 3, ठीक। अच्छा, अब सबसे पहले हमें निकालना है रेडियस, तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे डिवाइड करेंगे, किसको, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 3 कर लेंगे, ठीक है। 1 क्या था, 1 है mv स्क्वायर r इज इक्वल टू ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, mv स्क्वायर r इज इक्वल टू ZE स्क्वायर, अच्छा 1 और 3 को डिवाइड कर रहे हैं तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, mv स्क्वायर r, और ये क्या है, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, राइट, हाँ, और ये था n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर h स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर राइट, तो 4 पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, डन। तो अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, m से m, एक v स्क्वायर से v स्क्वायर, r से r चला जाएगा, बचेगा यहाँ 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, तो इतना ही, राइट। तो ये 1 बाई एम आर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर पाई डिवाइड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से r अगर लिखूंगा मैं तो r ऑफ nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू, उल्टा हो जाएगा राइट, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई m ZE स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारी रेडियस की वैल्यू, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अच्छा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है। अब हमें ये भी पता है कि h की वैल्यू फिक्स्ड है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स्ड है, पाई फिक्स्ड है, m फिक्स्ड है इलेक्ट्रॉन का, राइट, हाँ, E भी फिक्स्ड है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब सबके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Rn विल बी इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है, n स्क्वायर अपॉन z एमस्ट्रॉन्ग, इसमें आएगा, ये एमस्ट्रॉन्ग में आएगा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, अगर फिक्स्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तब। अच्छा, इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन, फॉर H atom, हाइड्रोजन एटम at n is equal to 1 अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन एटम Z कितना होगा, 1 ही होगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी 0.53 एंगस्ट्रॉम, और इस रेडियस को हम लोग कहते हैं बोहर रेडियस, क्या कहते हैं, बोहर रेडियस, हाइड्रोजन एटम के
ग्राउंड स्टेट में जो रेडियस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो रेडियस वो कितना होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, अब वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी के लिए, और वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइड इक्वेशन 2 एंड 3 कर लें। चलो 1 एंड 2 कर लेते हैं इसी वजह, राइट। हाँ 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। 1 में क्या था, mv² r था, 2 में mvr था। mv² r किसके बराबर था, ze² डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर था। हाँ, mvr किसके बराबर था, nh बाई 2 पाई के, तो यहाँ आएगा nh डिवाइड बाई 2 पाई। तो mvr चला जाएगा, पाई से पाई गया, 2 1 जार 2 2 जार, बस इतना ही। तो बचा है ऊपर v इज इक्वल टू क्या है, ze² डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट nh। ये आ गई हमारी वेलोसिटी। अब इसमें भी क्या क्या कॉमन है, e² इज कांस्टेंट, 2 एप्सिलॉन नॉट एंड h इज कांस्टेंट। तो जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶। z कांस्टेंट है, z बाई n मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी वेलोसिटी along nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में हो तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2.18 या 2.2 भी कह सकते हैं, इंटू 10⁶ z बाई n। z बाई n कांस्टेंट नहीं है क्योंकि z कोई भी एटम का हो सकता है और n किसी भी एनर्जी लेवल, मतलब किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है। अगर इफ z इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 1, किसके लिए z इज इक्वल टू 1 मतलब हाइड्रोजन एटम, तो तब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी विल बी 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी की। हाँ, तो अब देखें, तो यहां देखो, यहां से अगर मैं देखो व्हाट विल बी mv², इट विल बी ze² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h। mv² will be equal to ze² divided by 4 pi epsilon naught r, right? From equation 1 लिख लेता हूं मैं इसको, ये। अच्छा, तो अब यहां से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं, राइट? तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv²। हाँ, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv², क्या ये वाला, ze² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहां से जब लिखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारी आ जाएगी क्या, ze² डिवाइड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और हमें काइनेटिक एनर्जी पहले से, पोटेंशियल एनर्जी पहले से पता है, क्या है पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट k q1 q2 बाई r, यही थी। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी k क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 ze q2 e। अच्छा, ये माइनस में आएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्ज साइन के साथ लेते हैं, ze जो है पॉजिटिव होगा, e जो है नेगेटिव होगा। हाँ, डिवाइड बाई r, तो ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ze² डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें चाहिए टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, देखो अगर इसको देखो तो काइनेटिक एनर्जी का 2 टाइम्स है, राइट? इंटू 2 कर दूं, देखो इसको अगर इंटू 2 कर दूं तो 2 1 जार 2 4 जार, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो 10, तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी क्या, माइनस ze² डिवाइड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आ जाएगी। आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, ये आएगी। ओके, तो अब यहां से हमें पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी का अगर रेशियो देखूं तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी 1 है तो ये -2 होगा क्योंकि 2 टाइम्स है, और ये -1 होगा क्योंकि सेम सेम है, सिर्फ साइन क्या है, ऑपोजिट। अच्छा, अब अगर टोटल एनर्जी एट nth ऑर्बिट देखें, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट En अगर मैं देखूं तो क्या लिखूंगा, देखो यहां से लिख लो, z इज माइनस ze² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट rn लिख सकता हूं क्योंकि वहां का रेडियस देखेंगे। हाँ, अब rn की वैल्यू हमें पता है, देखो यहां से rn की वैल्यू क्या है, n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई m ze²।
ई एन इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अब कैंसिल क्या हो सकता है, पाई से पाई जाएगा, बस इतना ही। हाँ, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यही आएगा। हाँ, यही आएगा, ये हो जाएगी हमारी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अच्छा, अब इसमें भी कुछ वैल्यूज फिक्स्ड है, हाँ, एम ई एच 8 एप्सिलॉन नॉट सब फिक्स्ड है, तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो इसकी भी एक वैल्यू आएगी, इट विल बी नथिंग बट ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 एन, ऊपर क्या जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ठीक है, फिर से अगर हम बात करूं फॉर हाइड्रोजन अट एन इज इक्वल टू 1, तो इसका जेड कितना है, 1 है, तो फिर से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी आएगी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है डन। तो इस तरह से हम लोग रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, यूजिंग बोर एटॉमिक मॉडल। तो यहीं पे आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स को। बाय बाय।